पेब्लो पिकासो दुनिया के एक ऐसे पेंटर थे जिनके बारे में पूरी दुनिया को पता था। पिकासो अपने वेकेशन के अंदर एक शहर से दूसरे शहर पर एक बार जा रहे थे। अब द मोमेंट वो दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा सिटी है, तो एक काम कर दो, थोड़ी देर इधर मैं रेस्ट कर देता हूँ। उस सिटी के अंदर पहुंचे और वो कहीं पर घूमने के लिए गए थे। अब अचानक से दूर से एक लेडी उनको देखती है और पहचान जाती है, बोले ये तो पिकासो है। तो पिकासो के पास दौड़ते दौड़ते जाती है और पिकासो को कहती है, पिकासो पिकासो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैंने आपके सभी पेंटिंग्स देखे, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज आप मुझे कुछ दो। पिकासो वेल स्माइल करते हुए कहते हैं, मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, पर फिलहाल अभी मेरे पास कुछ है नहीं, मैं आपको क्या दूं। लेडी कहती है, पिकासो आप कुछ भी दो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पिकासो वेल बहुत कुछ देखते लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। साइड में एक शॉप होती है, शॉप से पिकासो एक पेपर निकालते हैं, पेपर पर 30 सेकंड के लिए कुछ स्केच करते हैं और उस लेडी को गिफ्ट करते हुए कहते हैं कि माय डियर लेडी, ये मेरी ओर से एक छोटा सा तोहफा है, एंड दिस $1 मिलियन पेंटिंग। माय डियर लेडी, ये मेरी ओर से एक छोटा सा तोहफा है एंड इट इज $1 मिलियन पेंटिंग। उस लेडी को लगता है बोले पिकासो गए, बोले 30 सेकंड के अंदर कुछ किया और कहते हैं $1 मिलियन पेंटिंग, हाउ इज इट पॉसिबल। रात को घर पे जाती है, समझ सो नहीं पाती, क्या वो इंसान सही बोल रहा था। आधी रात को आसपास के जो भी मार्केट होते हैं उसके अंदर सर्च करने के लिए जाती है और उसको पता चलता है कि इट वाज अ रियली $1 मिलियन पेंटिंग। तो रात को वेबसाइट के अंदर सर्च करते बोले नेक्स्ट डे सुबह पिकासो कहां पर होंगे, और अर्ली मॉर्निंग पिकासो का जहां कॉन्फ्रेंस होने वाला था वो कॉन्फ्रेंस के ऊपर वहां पर पहुंच जाते और पिकासो कहती सर सर पहचाना। पिकासो कहते हाँ पहचाना। सर आपको पता है क्या कि आपने मुझे वो जो पेंटिंग दिया था ना, इट वॉज अ सीरियस $1 मिलियन पेंटिंग। पिकासो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है इसलिए तो मैंने बोला $1 मिलियन पेंटिंग। वो लेडी कहते हैं कि सर मैं सीखना चाहती हूं, मैं आपकी तरह पेंटिंग करना सीखना चाहती हूं। बोले आप 30 सेकंड के लिए कुछ स्केच करते हो, उसकी कीमत $1 मिलियन हो जाती है, आपसे अगर मैंने सीख लिया तो 30 सेकंड के अंदर मैं भी कुछ स्केच करूंगी, $1 मिलियन ना सही थोड़ा ऊपर नीचे, राइट। पिकासो स्माइल करते हुए एक जवाब देते हुए कहते हैं कि माय डियर लेडी, वो कहते हैं माय डियर लेडी, फॉर मेकिंग दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को 30 सेकंड के अंदर बनाने के लिए मैंने मेरी जिंदगी के अंदर 30 साल दिए हैं। आप भी 30 साल दे दो और आप भी 30 सेकंड के अंदर बना पाओगे और उसका वर्थ भी $1 मिलियन होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस ऑडिटोरियम के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं वो 2 कैटेगरी वाले लोग हैं। एक पिकासो जैसे जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया है, दूसरे वो लेडी जैसे जो लाइफ के अंदर आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आने वाले 1 घंटे के अंदर मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है, अगर आप पिकासो हो तो मुझे आपको 10 टाइम्स पावरफुल पिकासो बनाना है, और अगर आप वो लेडी हो जो पिकासो बनना चाहती है तो उस लेडी से सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा पिकासो के अंदर, और एक बार पिकासो बन जाते हैं बाद में 10 टाइम्स पावरफुल पिकासो के अंदर। अब मैं जो लॉजिक समझाने चाह रहा हूं उस लॉजिक को बहुत ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है कि जिसके अंदर इतना पावर है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर से पास होके कोई एंड प्रोडक्ट तक पहुंचेगी तो उस एंड प्रोडक्ट को अगर आपने स्विच ऑन किया तो उस एंड प्रोडक्ट का जो नॉर्मल पावर है उस पावर को वह एक्टिवेट कर देगी और उसका जो रियल पोटेंशियल वो बाहर आ जाएगा। स्मॉल एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी जब वायर से पास होके एसी तक पहुंचेगी और अगर आपने एसी का स्विच ऑन किया तो बंद एसी ऑन हो जाएगा और उस एसी के थ्रू पूरे हॉल के अंदर कूलिंग छा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जब वायर से पास होके स्पीकर पर जाएगा और अगर आपने स्पीकर को ऑन कर दिया है स्विच तो उसी स्पीकर के रेफरेंस से पूरे हॉल के अंदर मेरा आवाज फैलाएगा। मतलब एक बात तो बहुत श्योर है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इतना पावर है कि अगर एक बार स्विच ऑन कर दिया तो कोई भी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट का जो रियल पोटेंशियल है उसे वो बाहर निकाल सकता है, राइट। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का पावर है ना, उसी तरह से इधर जितने भी ह्यूमन लोग बैठे हुए हैं, इधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी के अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा पोटेंशियल फ्लो हो रहा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, जिसे आप आत्मा का पावर कह सकते हैं, जिसे आप सोल का पावर कह सकते हैं, जिसे आप हिडन पोटेंशियल कह सकते हैं। बट समहाउ कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनल स्विच है ना वो अभी भी ऑफ है।
एक बात तो बहुत श्योर है कि जिस दिन वो अंदर का इंटरनल जो एनर्जी है उससे अगर स्विच ऑन एक बार कर दिया तो अपने अंदर का जो रियल पोटेंशियल और पावर है वो इतना जबरदस्त तरीके से बाहर आएगा कि एक नॉर्मल इंसान सोच तक नहीं सकता। तो क्या आप जानना चाहते हो कि वो स्पीच कैसे ऑन करते हैं? क्या जानना चाहते हो? उस स्विच को ऑन करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है करेज। अपनी जिंदगी अपने दम पर जीने का करेज। जो टारगेट डिसाइड किया है लाइफ के अंदर, उस टारगेट को पाने के लिए सब चीज छोड़ने का करेज। एक बार लाइफ के अंदर डिसाइड कर लिया कि मैं लाइफ के अंदर ये गोल पाना चाहता हूं, तो जब तक वो गोल अचीव ना हो तब तक किसी को ना मिलने का करेज। जिस दिन अपने आप को सिर्फ इतना बोल दिया कि इनफ इज इनफ, आज के बाद मैं एक ऐसी लाइफ जीऊंगा जो हजारों लोगों के लिए मिसाल बने। आज के बाद मैं एक ऐसी लाइफ जीऊंगा जो 100% कमिटमेंट और पैशन वाली हो। आज के बाद मैं एक ऐसी लाइफ जीऊंगा कि जिसके अंदर मैंने जो डिसाइड किया, जो ठाना और जो कमिटमेंट अपने आप को दिया, वो सारे का सारा पूरा करूंगा। जिस दिन आपने इतना डिसाइड कर दिया ना, वो स्विच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आप लाइफ के अंदर अनस्टॉपेबल बन जाओगे। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे बड़ी जो मान्यता है, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी आज जो गलत मान्यता है वो ये है कि जब आप कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, जब आप कोई भी अच्छी बुक रीड करते हो, जब आप कोई महान स्पीकर को सुनते हो इनफैक्ट, तो उससे अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव हो जाता है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में और कोई नहीं है। आज हकीकत तो यह है कि अगर एक इंसान के कहने से अगर लोगों की लाइफ के अंदर बदलाव आता, तो इस दुनिया के अंदर एक महावीर इनफ थे, इस दुनिया के अंदर एक कृष्ण भी इनफ थे, इस दुनिया के अंदर एक जीसस भी इनफ थे। सच बात तो यह है कि इस दुनिया के अंदर कभी भी कोई भी बदलाव दूसरे के कहने से कभी नहीं आते। बदलाव सिर्फ और सिर्फ दूसरों का सुनकर आप अपने आप को जो कहते हो उससे बदलाव शुरू होते हैं। मतलब कि यह प्रोग्राम जो है आपकी मदद बिल्कुल नहीं करने वाला है। इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप इधर से जो भी लर्निंग लेते हो, वो लर्निंग आप अपनी लाइफ के अंदर कैसे अप्लाई करते हो और वो लर्निंग को देखने के बाद आप अपने आप को क्या कहते हो, उससे बदलाव शुरू होता है। सो दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज मैं जो जो चीज बोलूंगा वो कोई भी चीज हाइपोथेटिकल नहीं होगी, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी बेस्ड होती है। बिकॉज मैं एक चीज बहुत क्लियर कट लाइफ में मानता हूं, अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ बनना है और अगर आप लाइफ के अंदर वो चीज नहीं बन पा रहे हो, तो उसके पीछे फॉल्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी स्ट्रेटेजी का है। बिकॉज इस दुनिया में कोई भी फेलियर नाम का वर्ड होता ही नहीं है। फेलियर का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि इस चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत चाहिए जो मेहनत तूने नहीं की, इसलिए तू फेल हो गया। सिंपल लॉजिक है। यू नो गाइस, बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, मेरा एक आदत है कि मैं हजारों लोगों की लाइफ को पढ़ता हूं, हजारों लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करता हूं, और कहीं ना कहीं इतने सालों के अंदर इतनी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद एक बात बहुत श्योर पता चल गई है कि आज एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में अपनी लाइफ जी सकता है अगर उसके पास राइट फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स हैं। एक सिंपल लॉजिक है कि अगर आज एक फिशरमैन का बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, अगर आज एक टी सेलर अपने देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आज एक स्ट्रीट पर खेलने वाला क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बन सकता है, आज गांव में खेलती हुई लड़की आज अगर सानिया मिर्जा बन सकती है, तो एक बात तो बहुत श्योर है कि अगर ये ऑर्डिनरी लोगों ने अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर ले गए हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक्स थे और कोई ना कोई फंडामेंटल्स थे और कोई ना कोई प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने कहीं ना कहीं हर रोज अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किए थे। एक बार ये प्रिंसिपल्स अगर आपने हमारी लाइफ के अंदर समझ लिए तो हमारी मैक्सिमम लाइफ स्मूथ हो जाएगी और हमारी मैक्सिमम लाइफ इजी हो जाएगी। लाइफ के 5 ऐसे फंडामेंटल्स के बारे में बताने वाला हूं कि जिस फंडामेंटल्स को अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर उतार दिया, ट्रस्ट मी, अगर आप चाहोगे भी सही ना तो भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा।
जानना चाहते हो? यस। पहला फंडामेंटल, अगर लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेट लेवल पर जीना हो तो जो फर्स्ट फंडामेंटल है उस फंडामेंटल को मैं कहता हूं हाईएस्ट वर्क एथिक्स। हाईएस्ट वर्क एथिक्स। इस दुनिया में हर बड़ी कामयाबी, हर बड़ी सक्सेस के पीछे जो सबसे ज्यादा की इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो उसे मैं कहता हूं हाईएस्ट वर्क एथिक्स। लेट मी गिव अ स्मॉल एग्जांपल। 18 साल का एक लड़का था जो दिल्ली के अंदर रणजी ट्रॉफी खेल रहा था। दिल्ली वर्सेस कर्नाटक का उस टाइम पर मैच चल रहा था, टेस्ट मैच चालू था। दिल्ली का स्कोर लिटिल बिट लो था, चांसेस बहुत थे कि मैच वो हार जाए। तब जाके एक यंग बैट्समैन 18 साल का बैटिंग करने के लिए आता है। पहले दिन के अंदर वो कुछ 40 रन बनाता है। एट द मोमेंट वो 40 रन बना के ग्राउंड से जब पेविलियन के अंदर पहुंचता है तो उसको पता होता है कि अगर कल मैंने ठीक से परफॉर्म नहीं किया तो शायद दिल्ली मैच हार जाएगी। द मोमेंट वो पेविलियन के अंदर पहुंचता है ना तो उसको एक बहुत बड़े शॉकिंग न्यूज मिलते हैं। और वो शॉकिंग न्यूज ये होता है कि आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक सिंपल लॉजिक समझो। 18 साल का लड़का है, अपने करियर का मैच खेल रहा है, उसको पता है कि उसका टीम को उसका कितना जरूरत है, और पेविलियन में पहुंचते उसको ये न्यूज मिलता है कि आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर यही सिचुएशन अपने साथ हो तो जब एक नॉर्मल इंसान बिखर जाता है, टूट जाता है, इस इंसान ने कुछ अलग डिसाइड किया। ये बोला कि मैं मेरे लाइफ के वर्स्ट ट्रेजेडी को मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाऊंगा। वो घर नहीं जाता, दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग पिच पर आ जाता है और बैटिंग करना शुरू करता है। बैटिंग करना शुरू करता है और इतनी जबरदस्त बैटिंग करता है कि कुछ 90s रन बना के वो आउट होता है। और द मोमेंट वो आउट होता है ना, वो ऊपर आसमान की ओर देखता है और कहता है कि डैड, दिस वंस फॉर यू। और जब वो ग्राउंड से पेविलियन के अंदर जा रहा होता है ना, तो सामने वाली जो अपोजिशन टीम थी ना, वो पूरी टीम के आंखों के अंदर कहीं ना कहीं नमी आ जाती है। उनके आंखें नम समहाउ इसीलिए हो गई थी बिकॉज उस टाइम वो लोग ये सोचते थे कि एक इंसान अपने करियर, अपने लाइफ के लिए कितने हद तक डेडिकेटेड है। और मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूं, आज वो इंसान इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर स्टार तो नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे बड़े सुपरस्टार है। इनका नाम है विराट कोहली। इसे दोस्तों कहते हैं हाईएस्ट वर्क एथिक्स। हाईएस्ट वर्क एथिक्स। रिमेंबर वन थिंग कि अगर इरादे में दम है तो रास्ता निकलता है और ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस निकलता है। लेकिन अगर लाइफ के अंदर इरादे में दम नहीं तो सिर्फ एक्सक्यूजेस निकलते हैं और झूठी स्टोरीज निकलती है। ट्रस्ट मी, अगर इधर बैठे जितने भी लोग हैं, अगर मैं किसी भी रैंडम स्टूडेंट को इधर से उठाऊं और पूछूं कि यार आपके कितने परसेंटेज आए थे, वो बोलेगा 65, 70, 80। अगर मैं पीछे सिर्फ इतने ऐड कर दूं ना, भाई तेरे 80% क्यों आए, बोला क्या है मैं मेहनत तो बहुत कर रहा था, लेकिन वो क्या एक टीचर को पेपर चेक करना नहीं आया। मेहनत बहुत की थी, लेकिन क्या घर में हर रोज प्रॉब्लम चालू है। अगर मैं इधर जितने भी लोग बैठे, अगर उसमें से किसी को उठाकर पूछूं कि भाई तुम्हारा वजन इतना क्यों ज्यादा है, बोले मेहनत मैं बहुत करता हूं, लेकिन वो क्या है कि वजन उतरता ही नहीं है। वो क्या है कि मैं हर बार डिसाइड करता हूं कि मेरे को इतना मेहनत करना, लेकिन होता ही नहीं। कहीं ना कहीं द फैक्ट इज दैट इधर जितने भी लोग बैठे हैं, हर एक इंसान के माइंड के अंदर कोई ना कोई स्टोरीज रेडी है, कोई ना कोई वजह रेडी है। जिस दिन आपने अपने आप को स्टोरीज कहना बंद कर दिया ना, लाइफ प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। लेकिन वो स्टोरीज कहना बंद करना पड़ता है। एक्सेप्ट करो जो है वो है। यू नो, रिसेंटली जब मैं आउट ऑफ इंडिया से एक ट्रिप करके इंडिया वापस आ रहा था ना, तो मेरा इंडिगो फ्लाइट था। तो यूजुअली बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं हर एक अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो मैंने देखा जब पायलट एंटर हो रहे थे ना, तो उनका जो कैबिन होता है ना, उसके डोर के पहले वो 2 सेकंड के लिए खड़े रहते हैं। कैबिन के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, उनको पढ़ते हैं, चेहरे पर स्माइल आता है, और स्माइल आने के बाद वो अंदर जाते हैं। अब दूर से विजन क्लियर नहीं हुआ, प्लेन जब लैंड हुआ ना, तो मैं स्पेशली उस दरवाजे को देखने के लिए गया। ऐसा तो क्या है कि 2 सेकंड के लिए वो लोग खड़े रहते हैं, स्माइल करते, बाद में अंदर जाते हैं। जानते उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन,
फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डोंट कैरी योर वरी बियॉन्ड दिस पॉइंट. फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डोंट कैरी योर वरी बियॉन्ड दिस पॉइंट. मतलब ये है कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना, आपके भरोसे पे 300 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली की जो वरी है ना, वो इस डोर से बाहर रखना मेहरबानी करके, बिकॉज ये आपका वर्क एथिक्स है. रिमेंबर वन थिंग, मेहनत सभी लोग करते हैं, बट जो इंसान वर्क एथिक्स हाईएस्ट लेवल पर रखता है, अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, वो इंसान आगे बढ़ता है. हमारा सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मिक्स हो जाती है. घर का गुस्सा ऑफिस पे निकलता है, ऑफिस का गुस्सा छोटे क्लर्क पर निकलता है, और अगर कोई नहीं मिला तो अपने घर के अंदर जो सबसे वीक इंसान होता है ना, उस पर सारा गुस्सा निकल जाता है. फैक्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट? हाईएस्ट वर्क एथिक्स सिर्फ एक ही चीज कहता है कि जो भी काम कर रहे हो, जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जिस पोजीशन पर काम कर रहे हो, अपने आप को इतना इंप्रूव करो, इतना इंप्रूव करो, इतना इंप्रूव करो कि आपसे बेटर उस चीज को और कोई नहीं कर पाए. सिंपल एग्जांपल, अगर आप सचिन नाम सुनते हो तो सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है? क्रिकेट. अग्री? अगर धीरू भाई सुनते हो तो सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है? रिलायंस. अग्री? लेट्स अगर बिल गेट्स सुनते हो तो सबसे पहला नाम क्या आता है? क्या आता है? माइक्रोसॉफ्ट. चलो, अगर हमारा नाम अगर कोई सुने तो सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है? बीप. बीप बीप बीप. नहीं समझ में आया? वो सेंसर एरर है. कहीं ना कहीं आज इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम हमारी लाइफ एक ऐसे लेवल पर जी रहे हैं जिसके अंदर हमें खुद को ही कदर नहीं है अपनी. हाईएस्ट वर्क एथिक्स सिर्फ इतना ही कहता है कि एक चीज को डिसाइड करो और 10 साल का टारगेट दे दो, और 10 साल तक उस फील्ड के अंदर इतने मास्टर बन जाओ कि 10 साल के बाद अपना कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन इस पूरी दुनिया में दिखे ही नहीं. इसे हाईएस्ट वर्क एथिक्स कहते हैं. रिमेंबर वन थिंग, मास्टर्स आर एवरीवेयर, लेजेंड्स आर रेयर. फील्ड के मास्टर्स हर एक जगह पर मिलेंगे, लेकिन फील्ड का लेजेंड तो एक ही होता है. क्रिकेटर्स 1000 है, लेकिन सचिन एक ही है. बस उतना टारगेट रख लो, अपने कंपटीटर्स भले ही 1000 हो, लेकिन हम वो लेजेंड की कैटेगरी के अंदर आने चाहिए. बस अगर आपने आपको इतना भी कह दिया कि हमको वो लेजेंड वाली कैटेगरी के अंदर जाना है, तो ऑटोमेटिकली अंदर का जो सिस्टम है ना, वो प्रोसेस करना शुरू कर देगा. जो एनर्जी नहीं आ रही है, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी. जो डीमोटिवेशन कहीं ना कहीं लाइफ के कोई ना कोई पड़ाव पर आता रहता है, वो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा. बट सबसे पहली चीज एक ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट वर्क एथिक्स. सेकंड पॉइंट सुनना है. सेकंड पॉइंट, इंटेलिजेंट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन. इंटेलिजेंट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन. एफर्ट्स सभी लोग करते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो इंटेलिजेंट एफर्ट्स देता है. थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं. आप सभी लोगों ने रतन टाटा का नाम सुना होगा. अब एक बार हुआ कुछ ऐसा कि फुल बारिश के अंदर वो अपनी गाड़ी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे. रास्ते में एक सिग्नल आया तो उन्होंने गाड़ी वहां पर खड़ी रखी. बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि वाइपर से भी क्लैरिटी नहीं आ रहा था कांच के अंदर. जब वो सिग्नल पर खड़े थे ना, उनके एग्जैक्ट बाजू में एक एक्टिवा खड़ा रहा, जिसके अंदर एक ऐसा फैमिली था जिसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे फुल बारिश के अंदर ट्रैवल कर रहे थे. रतन टाटा के अंदर उनके माइंड के अंदर एक थॉट आया. बोले, मैं कार के अंदर ट्रैवल कर रहा हूं तो भी मुझे इतना डिफिकल्टी होता है, तो इन लोगों को कितना डिफिकल्टी होता होगा. समाउ ये बात उनके माइंड के अंदर उनको पूरा दिन खाई जा रही थी. तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन बीओडी की मीटिंग्स बुलाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई. और जब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इकट्ठा हो गए तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम कुछ ऐसा इन्वेंट करें, क्यों ना हम एक ऐसा क्रिएशन करें,
क्यों ना कुछ हम ऐसा बनाए, मतलब कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज क्रिएट करें कार के अंदर जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख हो, जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख हो। जब रतन टाटा ने ऐसा बोला ना, जो जितने भी बीओडी के अंदर लोग थे ना, सब लोग हंसने लगे, सब लोग मजाक उड़ाने लगे, और सब लोगों ने n नंबर्स ऑफ रीजंस दिए कि कैसे 1 लाख रुपए के बजट के अंदर एक कार को नहीं बनाया जा सकता, राइट। सारी रीजन सुनने के बाद रतन टाटा स्टेज पर आते हैं और एक लाइन बोलते हैं जिसने पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया। और वो लाइन कुछ इस तरह से थी कि नाउ दैट हमने हमारा सारा इंटेलिजेंस, सारा लाइफ का एक्सपीरियंस ये सोचने में लगा दिया कि कैसे ये कार को नहीं बनाया जा सकता, क्यों ना कुछ ऐसा करे और वही इंटेलिजेंस और वही एक्सपीरियंस को अलग तरीके से यूज करे और ये सोचे कि कार को कैसे बनाया जा सकता है। और इनकी यही एक लाइन ने इंडिया को एक ऐसा क्रिएशन दिया जिस क्रिएशन का नाम है नैनो, इंडिया की सबसे लोएस्ट बजट कार। एफर्ट्स सभी लोग करते हैं, इंटेलिजेंट एफर्ट्स कितने लोग करते हैं उस पर सभी चीज मैटर होती है। अगर लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस देना चाहते हो और इंटेलिजेंट एफर्ट्स देना चाहते हो, तो मेरे मायने में अगर ये दो चीज रेगुलर बेसिस पर करोगे तो आप वो इंटेलिजेंट एफर्ट्स की कैटेगरी के अंदर आ सकते हो। फर्स्ट, स्टार्ट स्मॉल एंड इंप्रूव ग्रेजुअली। कोई भी चीज की शुरुआत धीरे धीरे करो और ग्रेजुअली उसके अंदर से इंप्रूव हो। एग्जांपल देता हूं, लेट्स से आपका टारगेट ये है कि आपको 1 साल के अंदर 10 किलो वजन कम करना है, राइट। अपना टारगेट ये 1 साल के अंदर 10 किलो वजन कम करना है। चलो मुझे इतना बताओ कि अगर हमने ये टारगेट रखा है तो हम जेन्युइनली क्या करते हैं। 1 साल के अंदर 10 किलो वजन कम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो बताएगा। कम ऑन, एनी रैंडम आंसर्स। डाइट करेंगे, ओके। और कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स करेंगे, ओके, स्पोर्ट्स करेंगे। चलो सबसे कॉमन चीज बताऊं, ये रियलाइजेशन है ना ज्यादातर 31 दिसंबर की रात को होता है। बोले नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी शुरू हो रहा है, इस साल 10 किलो वजन कम करना है। चलो एक काम करते हैं, अपने आसपास अगर कोई भी बेस्ट अच्छा दिखने वाला फिटनेस स्टूडियो हो, जिम हो, उसका ईयरली मेंबरशिप ले लेते हैं। अग्री? आपको पता है इंडिया के अंदर फिटनेस स्टूडियो यानी कि जिम फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, बिकॉज उनको अपने कमिटमेंट लेवल पर 100% विश्वास है। बोले ये मैक्सिमम 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीना लिमिट, बाद में खत्म, राइट। देखो मैं बोला ना कि हम लोग लॉजिकल बात करेंगे, राइट, तो सच बोल रहा हूं ना। आज हमारे कमिटमेंट के दम पर कितनी सारी ऐसी कंपनीज है जो 0 लेवल पर थी लेकिन आज कितने हद तक ग्रो हो गई। एग्जाम्पल, फर्स्ट रीबॉक। बोले कल से दौड़ना शुरू करना है ना, रीबॉक नाइक के शूज तो चाहिए, राइट। फिटनेस स्टूडियोज, राइट, डायटिशियंस, राइट। रीबॉक ग्रो हुआ, फिटनेस स्टूडियो ग्रो हुआ, डायटिशियंस ग्रो हुए, और हमारा सिर्फ एक ही पोर्शन ग्रो हुआ, मध्य प्रदेश। बाकी कुछ ग्रो नहीं हुआ। गुजराती लोग बैठे, हाईएस्ट ग्रोथ इधर ही है। स्टार्ट स्मॉल का मतलब ये होता है कि अगर साल का टारगेट ये है कि 10 किलो वजन कम करना है, तो सबसे पहले सुबह उठने की शुरुआत करो। एक बार सुबह उठना शुरू हो गए, बाद में कार्डियो शुरुआत करो। एक बार दौड़ना शुरू कर दिया, बाद में डाइट शुरुआत करो। डाइट स्टार्ट हो गया, बाद में सबसे पहले 1 महीना 2 महीने के लिए जिम करो, और जब देख सकते हो कि कमिटमेंट लेवल अब ग्रेजुअली आ गया है, तब जाके 1 साल तक कमिटमेंट दो। स्टार्ट स्मॉल और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट दो। सेकेंड थिंग, अगर इंटेलिजेंट एफर्ट्स करना चाहते हो तो जो काम कर रहे हो हर एक काम करने से पहले सिर्फ 5 सेकंड के लिए सोचो, क्या इस काम को मैं और बेटर वे में कर सकता हूं।
सिर्फ 5 सेकंड के लिए सोचो, क्या मैं इस काम को और बेटर वे में कर सकता हूं? अग्री, पहले 10-15 दिन तक कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन द फैक्ट इज दैट कि 15-20 दिन के बाद अगर एक जवाब भी आ गया ना, तो एक बात तो बहुत श्योर है कि जो काम आप हर रोज कर रहे हो ना, उसका इंटेंसिटी और उसका वे ऑफ डूइंग टोटली चेंज हो जाएगा। और यही चेंज ऐसी चीज है जो आज आपको ऑर्डिनरी लेवल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर ले जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, सब क्लियरली समझ जाओगे। लेट्स से एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं इडली। इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से सुनना। लेट्स से प्रोडक्ट है इडली। अब मैं आपको 4 सिचुएशन समझाता हूं। सिचुएशन नंबर 1, ये इडली को अगर आप स्ट्रीट पर से खरीदोगे, गार्डन के बाहर से खरीदोगे, तो आपको 10-15 रुपए में मिलेगी। अग्री? किसी ने सोचा क्यों ना इस इडली पर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट एफर्ट्स किया जाए, थोड़ा बहुत सोचा जाए और उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए। सिचुएशन नंबर 2, यही इडली को एक इंसान ऐसे सोचा, एक काम करता हूं, मैं क्लोज एम्बियंस होटल जैसा बना देता हूं और उसके अंदर इस इडली को सर्व करता हूं, तो वही 10 रुपए वाली इडली अब 20 रुपए में सेल होती है। अग्री? थर्ड सिचुएशन, किसी ने यह सोचा, एक काम करता हूं, इस इडली को थोड़ा ज्यादा बेटर एम्बियंस देता हूं, होटल के अंदर एसी लगाता हूं, फैंसी प्लेट देता हूं, चटनी वटनी डालता हूं, सांबार डालता हूं और बाद में लोगों को सर्व करता हूं, तो यही इडली अब 40 रुपीज के अंदर बिकेगी। ना फोर्थ सिचुएशन, किसी ने यह सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करे कि इडली का नाम ही चेंज कर दिया जाए, राइस पुडिंग, और उसको 4 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर रखकर सर्व किया जाए। तो एक बात तो बहुत श्योर है कि जो इडली की कीमत एक टाइम पर 20 थी, 30 थी, 40 थी, अब डायरेक्टली 100 हो जाएगी। राइट? नाउ ध्यान से सुनिएगा, चारों 4 सिचुएशन के अंदर प्रोडक्ट सेम है, इडली है। डिफरेंस कहां पर आता है? सिर्फ एक सोच का और सिर्फ एक ट्रायल का। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है ना, वो सेम टू सेम हमारी लाइफ है। बस इडली को है ना एफर्ट से रिप्लेस कर दो। हम सभी लोग एफर्ट्स करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर सिचुएशन नंबर 1 में रहते हैं, मतलब ऑर्डिनरी एफर्ट्स करते रहते हैं, और कुछ लोग वही एफर्ट्स को रोज सोच के कि कैसे बेटर किया जाए, और हर रोज इंप्रूव होते एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जो सिचुएशन नंबर 4 है। एंड द सैडेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज दैट कि वो सिचुएशन नंबर 1 वाला जो इंसान है ना, अगर पूरी जिंदगी भी मेहनत करता रहेगा ना, तो भी वो उतना पैसा नहीं कमा सकता जो सिचुएशन वाला 4 कमा देता है 2 साल के अंदर। सिचुएशन 1 वाला जो इंसान है ना, उसको घर के अंदर खाना खाने के भी वांदे रहते हैं एफर्ट देने के बावजूद भी, और सिचुएशन नंबर 4 वाला 2 से 3 साल के अंदर मर्सिडीज के अंदर घूमने लगता है। एफर्ट्स सभी लोग दे रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स, लेकिन जो लोग सोचकर इंटेलिजेंट एफर्ट्स दे रहे, 5 सेकंड सोचकर हर रोज कि इसे कैसे बेटर किया जाए, वही ऐसे लोग हैं जो ऑर्डिनरी लेवल से शिफ्टिंग देते एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल होता है। तो इंटेलिजेंट एफर्ट्स सिर्फ इतना ही कहता है कि हर रोज अपने आप को सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दो, और हर रोज अपने आप को इतना इंप्रूव करो कि एक टाइम इंप्रूवमेंट को भी खुद लग जाना चाहिए और वो बोल देना चाहिए कि भाई बस कर, इससे ज्यादा तो मैं भी इंप्रूव नहीं हुआ। इंटेलिजेंट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। पहला था हाईएस्ट वर्क एथिक्स, सेकंड इंटेलिजेंट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन, थर्ड द मोस्ट पावरफुल थिंग जो इन सभी लोगों के अंदर कॉमन था, वो था हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट बैक एटीट्यूड इन लाइफ। इनका फाइट बैक बहुत स्ट्रॉन्ग था। आइए मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूं, जब वो 15 साल के थे ना, तब उनके फादर एक्सपायर्ड हो गए। जब वो 25 साल के थे तब उनके मदर एक्सपायर्ड हो गए। ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन इनफैक्ट देखकर उनकी जो सिस्टर्स थे ना, वो ट्रॉमा में आ गए। फाइनेंशियल कंडीशन घर का जीरो था, ना कुछ पैसा था, ना कुछ प्रॉपर ऐसा एजुकेशन था कि कुछ जबरदस्त करे।
बस अंदर से एक विजन था कि कुछ करना है, और मेहनत करना उस इंसान ने शुरू किया। और आज वो इंसान इंडिया के अंदर किंग खान के नाम से जाना जाता है, शाहरुख खान। जब उनको पूछा गया कि सर ऐसी वर्ड सिचुएशन के अंदर कैसे आप मेहनत करते थे, उसने एक ही चीज बोला कि मेरे पास कुछ नहीं था, बट एक ही चीज थी, और वो है स्ट्रॉन्ग विल, कुछ करने की इच्छा और मेहनत। मेरी लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा तकलीफें की थी, लेकिन मैं सभी चीजों को नजरअंदाज कर देता था, और मेरे माइंड के अंदर सिर्फ एक ही फोकस रखता था कि हमको कुछ करना है, दैट्स इट। जो इंसान सुबह शाम दिन रात अगर सिर्फ इतना भी बोलता रहे कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, समाओ उसके अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो एक लेवल पर, एक ऐसे लेवल पर ग्रो होता है कि उसके सामने चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना है, उसको 100% फेस कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सब क्लियरली समझ जाओगे फाइट बैक एटीट्यूड क्या है। आप में से कितने लोग, सबसे पहले मुझे ये बताओ, गुजराती हो, हाथ ऊपर करो। आहा, ओके। कितने लोगों ने काइट फ्लाइंग कभी किया हुआ है, पतंग चगाया हुआ है, हाथ ऊपर करो। ओके। कितने लोगों ने पतंग चगाया ही नहीं, हाथ ऊपर करो। अयो, तुमने तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ नहीं किया तो। चलो एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं, राइट? पतंग फुल हवा में है, राइट? तो पतंग जब हवा में होती है तो क्या हम वो फिरकी को पकड़ कैसे देखते हैं? पतंग हवा में है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ऐसे करते हैं। बोले उसमें थोड़ी मजा आता है। मजा कब आता है? जब आप अपनी पतंग दूसरों की पतंग के साथ तेज लड़ाते हो, या तो फिर अगर उसका कटता है या तो अपना कटता है, मजा उसमें आता है। अग्री? ओके। अब मुझे इतना बताओ कि अगर सामने वाले की पतंग कट गई तो क्या करोगे? ताली बजाओगे, मजाक करोगे, चीयर्स एकदम, ओके। लेट्स से अगर अपनी पतंग कट गई तो नहीं ना, ऐसे पकड़ के खड़े रहोगे, क्या कर रहा है देख, अरे देखना वो ऊपर वाला दिखाई देना, वो येलो वाला मेरा है, कि रोगे, पतंग कट गया, पतंग कट गया, पतंग कट गया, पतंग कट गया, क्या करोगे? बोले कुछ नहीं करेंगे, दूसरे पतंग को उठाएंगे और उड़ाना शुरू कर देंगे, राइट? बिकॉज इन एंड मैटर ये नहीं करता कि कितने पतंग उड़ाए, मैटर यही करता है कि पूरे दिन को कितना एंजॉय किया। अग्री? यही हमारी लाइफ है यार। 2-3 बिजनेस ट्राई किए, रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ो ना, नया पतंग रेडी है ना, उठाओ, ट्राई करो, उड़ाने लगो। क्यों नहीं करते? बिकॉज इन एंड इन दिस एंटायर लाइफ वॉट मैटर इज नॉट दैट कि आपने कितने पतंग उड़ाए, वॉट मैटर इज ओनली दैट कि आपने पूरे दिन को, पूरी लाइफ को कैसे एंजॉय किया। स्ट्रॉन्ग फाइट बैक एटीट्यूड फॉर लाइफ माय डियर फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग फाइट बैक एटीट्यूड फॉर लाइफ। ये तभी आएगा, जो चीज पतंग के अंदर करते हो वही चीज जिंदगी के अंदर करनी है। 2 बार फेल हुए, 4 बार फेल हुए, 5 बार फेल हुए, 100 बार फेल हुए, क्या फर्क पड़ता है? जिंदा तो हो ना, दिन तो बाकी है ना, ट्राई करते रहो। एक टाइम उनको तो शर्म आएगा ना, बोले बहुत स्ट्रगल दे दिया, अभी ले रख तू, अभी तो तू डिजर्व ही करता अभी तो तू डिजर्व ही करता है, राइट? स्ट्रॉन्ग फाइट बैक एटीट्यूड इन लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। एटीट्यूड कभी भी सिर्फ स्माइल करने से नहीं आता। एटीट्यूड तब आता है जब जबरदस्त तरीके से फेल होते हैं ना, फिर भी चेहरे पर स्माइल होता है और कहते हो प्राउडली, कॉन्फिडेंट के साथ, ठीक है ना यार, आज तेरी बारी थी, कल मेरी बारी आएगी, करो। बिकॉज अगर नहीं किया ना तो क्या होगा मालूम है? ये आपकी कुछ लाइफ ऐसी हो जाएगी कि ऐसा आपका पतंग चग नहीं रहा है और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो चग रहा है, चग रहा है। आप चाहो तो हर एक जगह से सीख सकते हो, बस सीखने की नजर चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और जिंदगी में कुछ पाने के लिए एक डायमेंशन को छोड़ना पड़ता है, तब जाके आप नए डायमेंशन की तरफ शिफ्ट हो सकते हो।
फर्स्ट वॉज हाइएस्ट वर्क एथिक्स, सेकेंड इंटेलिजेंट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन, थर्ड स्ट्रॉन्ग फाइट बैक एटीट्यूड इन लाइफ, फोर्थ, अब जब ये सुनो तो अपने कान और अपनी आंख इतनी जबरदस्त तरीके से खुले रखना, बिकॉज अगर इस फोर्थ नंबर को समझ लिया तो आपके लाइफ के मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स टोटली सॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ, मैं कहता हूं हैव अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फॉर लाइफ, हैव अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फॉर लाइफ। इसका मतलब यह होता है कि सिर्फ फ्यूचर पर फोकस करो, पास्ट को है ना फुल स्टॉप कर दो, वहां पर क्रॉस लाइन कर दो। हम सभी लोगों के दो टाइप के पास्ट है, एक बहुत ही अच्छा पास्ट, दूसरा बहुत ही स्ट्रगलिंग पास्ट। द फैक्ट इज दैट पास्ट अच्छा हो या बुरा हो, पास्ट एक पास्ट है, वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। लेकिन अगर हर रोज ये सोचते हो कि पास्ट में ये हुआ है, तो उसे कभी भी फ्यूचर शेप नहीं हो सकता। फ्यूचर को शेप करने के लिए आज, टुडे, प्रेजेंट के अंदर आप कैसी मेहनत करते हो, उसी से फ्यूचर शेप होता है। एग्जांपल देता हूं, लेट्स से आप थर्ड टर्म के अंदर हो, आप स्कूल के अंदर हो, और आपको पता है अभी स्कूल को खत्म होने को 15 दिन है, लेकिन समाओ आप जिस नोटबुक के अंदर नोट्स बना रहे थे ना, वो नोटबुक पूरी हो गई है। तो आप क्या करोगे, नया नोटबुक ले लोगे, अब नए नोटबुक के अंदर लिखना शुरू कर दोगे। अब 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखा, 4 पेज लिखा, 5 पेज लिखा, 10 पेज लिखा। 10 पेज खत्म होने के बाद पता चला, बोले टर्म तो अभी खत्म हो गया है, टर्म अभी खत्म हो गया है। अब आपको पता है बुक के अंदर अभी भी काफी सारे पेज बचे हैं। तो नेक्स्ट ईयर अगर नया स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा तो आप क्या करोगे? सिंपल चीज है, वो जो पुरानी बुक थी उसके अंदर जो बचे कुछ पेपर थे उसे फाड़ दोगे, राइट? या तो फिर उसको सेलो टेप के साथ उसको बांध दोगे और उस पर नया कवर चला दोगे और फिर से फ्रेश पेज का स्टार्ट करोगे। अग्री? मैं यही कहना चाहता हूं, आज दिन तक जो हुआ, जैसा हुआ, जिस तरह से हुआ और जैसा भी पास था, उसे या तो फाड़ दो या तो सेलो टेप के साथ रैप कर दो और अपने दिन की और अपने लाइफ की हर रोज सुबह एक नए तरीके से शुरुआत करो। बिकॉज द फैक्ट इज दैट कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ आज देख रही है कि आपने पास्ट में क्या किया था। लेट्स से मेरा उम्र 40 इयर्स है, मेरा उम्र 40 साल है और मैंने 40 साल तक कुछ नहीं किया। डजंट मैटर 40 साल तक कुछ किया ना किया, इतना पता चला ना कि अपने पास अभी भी दिन बचे हैं। जो 40 साल अपनी लाइफ के अंदर हो चुके हैं उसको सेलो टेप के साथ बांध दो, तो फिर उसे फाड़ दो और अपनी लाइफ की शुरुआत एक फ्रेश पेज से शुरू करो। 3 दिन के बाद मालूम है क्या होगा? आपके सामने एक ऐसी लाइफ होगी जिसके अंदर 40 इयर्स टोटली वेस्टेड है बट 3 डेज वेल लिव्ड है। 1 साल के बाद मालूम है क्या होगा? आपके पास 40 इयर्स वेस्टेड है बट राउंड ऑफ 368 डेज वेल लिव्ड है। 5 साल के बाद मालूम है क्या होगा? आपके पास 40 साल वेस्टेड है बट 5 साल बहुत जबरदस्त क्रिएटेड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10 साल के बाद किसी को परवाह नहीं होगी कि आपने 40 साल तक क्या किया, बिकॉज लोग सिर्फ एक ही देंगे, यार 10 साल जिया लेकिन जबरदस्त जी के गया। सेल्यूट इट और जस्ट क्रैक इट। अपने पास को फुल स्टॉप रख दो। जो ग्रजेस लोगों के लिए है उसे तोड़ दो। जीसस ने कहा लोगों को माफ कर दो, तो कहीं ना कहीं महावीर ने यह भी कहा कि माफ तो करो ही करो, लेकिन अगर अपना गलती है तो माफी भी मांग लो, लेकिन चीजों को होल्ड करना छोड़ दो। बिकॉज अगर चीजों को होल्ड करना शुरू रखा तो वो दिन दूर नहीं होगा कि वही चीज तुम्हें पूरा पूरा खा जाएगी। लेट मी शेयर यू वेरी ग्रेट एग्जाम्पल। लेट से मेरे हाथ में इधर एक चेयर है, राइट? लेट से मैं डिसाइड करता हूं मैं इस चेयर को पकड़ के रखूंगा। इस चेयर का मुझे कोई वेट नहीं लग रहा है, राइट? सिंपल चीज सोचो, अगर इस चेयर को मैं 1 घंटा होल्ड करता हूं तो मेरा हाथ का हालत क्या होगा? पेन होना शुरू हो जाएगा।
अगर इसी चेयर को लेट से मैं पूरा दिन होल्ड करने का टारगेट रखता हूं तो क्या होगा, हाथ शायद नम हो जाएगा। और इसी चेयर को मैं सेम पोजीशन पर अगर 2 दिन रखा तो एक बात बहुत श्योर है कि मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। इनफैक्ट अभी भी शुरू हो गया राइट। एक वेटलेस चीज जब आप उसको अननेसेसरी पकड़ के रखते हो तो आपके पूरे बॉडी को अगर वो हेवी कर देता है तो क्या करना चाहिए इस वेटलेस चीज का? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए राइट। छोड़ दो, छोड़ दो। उन हर एक लोगों को छोड़ दो जो आपको नेगेटिव सजेशन देते हैं। उन हर एक लोगों को छोड़ दो जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में मदद नहीं कर रहे हैं। आपको कोई जरूरत ही नहीं है। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही टाइप के लोग रहने चाहिए, एक जो हमको सपोर्ट करे, दूसरा जो मैं कुछ बोले ही नहीं। अपनी जिंदगी में अपने को सिर्फ 2 ही लोग चाहिए भाई, एक जो हमको सपोर्ट करे और दूसरा जो मैं कोई बोले ही नहीं। तीसरे लोग चाहिए ही नहीं। क्यों होल्ड करके रखते हो? आज होल्ड किया है पता नहीं चलेगा, लेकिन यही चीज 3 महीने के बाद माइंड के अंदर ऐसे वायरसों की तरह घूमती है कि पूरे हाथ को एक टाइम पर पैरालिसिस जैसा फील करवा देती है। और यही लोग आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। आज से लेकर एग्जैक्टली 3 महीने पहले अहमदाबाद के अंदर एक केस आया था मेरे पर। एक लड़का था, एकदम स्मार्ट लड़का था। अब जैसे कि जानते हैं हम लोग एक ऐसे कल्चर के अंदर जी रहे हैं जिसके अंदर ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप इशू बहुत ज्यादा होते थे। अब उसने बाई चांस किसी लड़की को कुछ पूछा, लड़की ने मना किया तो सुसाइडल डिप्रेशन केस के अंदर आ गया। अब पूरा दिन वो सिर्फ एक ही लाइन बोलता रहता कि प्रिया ने मुझे छोड़ दिया, प्रिया ने मुझे छोड़ दिया। बाई चांस अगर इधर कोई प्रिया है देन आई एम सॉरी, दिस एग्जिट द फ्रेम। प्रिया ने मुझे छोड़ दिया, 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 प्रिया ने मुझे छोड़ दिया। उसके फादर का एक बार मेरे पर ईमेल आया और उसने मुझे बोला कि मैं चाहता हूँ कि सर आप इसके साथ एक बार काउंसलिंग करो। वैसे मैं ऐसे केस को लेता हूँ, लेकिन पहली बार ऐसे इच्छा हो चलो ले लेते हैं, तो उसको बुलाया ऑफिस पे। और मैं एक ऑथर को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता था, तो मुझे थोड़ी स्ट्रेटेजी पता थी कि क्या करना है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही ऑफिस में आया ना, उसको सामने वाली चेयर पर बिठाया और जब वो ऑफिस पे आ रहा था ना, उससे पहले मैंने एक सीडी के अंदर एक लाइन रिकॉर्ड कर दी। मैंने एक सीडी के अंदर एक लाइन रिकॉर्ड कर दी, आई एम अलोन यू आर अलोन, आई एम अलोन यू आर अलोन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और उसको ऑटो रिपीटेशन मोड के अंदर ऑन कर दिया। अब जैसे ही वो आया ना, मैंने उसको डिस्क दे दिया और बोला कि काम कर, पहले तू ये सुन ले, बाद में रिलैक्स हो जा और बाद में हम डिस्कस करते हैं। कान में हेडफोन लगाया और सुनना शुरू किया, आई एम अलोन यू आर अलोन, आई एम अलोन यू आर अलोन, आई एम अलोन यू आर अलोन। 1 मिनट हुआ, आई एम अलोन यू आर अलोन, आई एम अलोन। अच्छा कैसे पूरा बॉडी के अंदर मूवमेंट हो गया 1 मिनट के अंदर, क्या बज रहा है ये। अब 3 मिनट के बाद मैं प्रेस कर रहा था स्टॉप बटन, मेरा रुक सुन, आई एम अलोन यू आर अलोन, आई एम अलोन यू आर अलोन, आई एम अलोन यू आर अलोन। 5 मिनट हुआ, 6 मिनट हुआ, आई एम अलोन यू आर। 8 मिनट के बाद इतना ज्यादा गुस्से हो गया कि स्टॉप निकाला, अंदर सीढ़ी निकाला, बोला क्या बकवास है ये, क्या बकवास है। मैं बोला क्या हुआ, तो पूरी सीढ़ी के अंदर एक ही लाइन बजती है, आई एम अलोन यू आर अलोन, आई एम अलोन यू आर अलोन। मेरे को क्यों सुना रहे हो? अच्छा ऐसा है? बोला हाँ। ना सीढ़ी दिखा। बोले क्या करूं इस सीढ़ी का? बोला फेंक दो, नई सीढ़ी डालो, सीडी प्लेयर का यूज करो। मैं स्माइल करते उसको इतना ही बोला, छोड़ देना। तू भी छोड़ देना। अगर 8 मिनट की सीढ़ी तुझे इतना इरिटेट कर सकती है तो 3 दिन से तेरा माइंड कितना इरिटेट हो गया है। तूने बोला नया सीढ़ी डाल, लाइफ को एंजॉय कर, समझ जाओ आगे क्या करना है। जितने भी लोग हंस रहे हैं सबका बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है।
हैव अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फॉर लाइफ। जब तक चीजों को छोड़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी को जब ट्रेन से निकाला गया, अगर उस टाइम उन्होंने ऐसा सोचा होता, बोले मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूं, क्या हुआ, ठीक है निकाल दिया ना, इट्स ओके, नेक्स्ट ट्रेन आएगा बैठ जाऊंगा, नहीं ना। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया ठीक है यार बहुत हो चुका, अब नहीं चाहिए ये पुरानी घिसी पिटी जिंदगी। अब टाइम आ गया है कि पास को जो भी किया, पास में जितना भी पड़ा, सबको फुल स्टॉप रख देते हैं। अब टाइम आ गया है कि अपने देश के लिए कुछ करना। जब मोहनदास करमचंद गांधी ने उनका ओल्ड फॉर्मेट को छोड़ा, तब जाके वो महात्मा बने और महात्मा गांधी बने। जब एक कैटरपिलर अपनी लाइफ को छोड़ता है, तब जाके वो बटरफ्लाई बन सकता है। जब एक पत्थर ये डिसाइड कर लेता है कि उस पर जितने भी हथौड़े की चोट पड़े मैं खाने के लिए तैयार हूं, तब जाके वो स्टैचू बनता है। उसी तरह से हर एक इंसान की लाइफ के अंदर जब तक स्ट्रगल्स नहीं आएगा और जब तक वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि बस इनफ, आज तक पास में जो हुआ वो हुआ, उसको फुल स्टॉप रख दिया, रैप कर दिया और नई तरह से जिंदगी जीना शुरू कर दिया, तब तक वो अपने पुराने फॉर्मेट से कभी भी नए फॉर्मेट तक नहीं पहुंच सकता। एक बार मंदिर के अंदर जो एक मूर्ति था और मंदिर के नीचे जो मार्बल था, वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो सीढ़ियों पर चढ़ने वाला जो मार्बल था ना, वो मार्बल मूर्ति को पूछता और कहता है कि यार ये बहुत अनफेयर चीज है। बोले तू और मैं सेम ट्रक के अंदर आए, तू और मैं सेम ट्रक के अंदर आए और आज सिचुएशन ऐसी है कि लोग मेरे पर चढ़कर आ रहे हैं और लोग तेरी पूजा कर रहे हैं। तो जो अंदर का मूर्ति था ना, वो जवाब देता है, कहता है कि मेरे भाई आई अग्री कि हम दोनों सेम ट्रक के अंदर आए थे, लेकिन जो स्कल्प्टर आया ना, जो मूर्तियां बनाता है, वो जब तेरे ऊपर हथौड़े से वार करने की कोशिश किया ना, तो तूने बोला भाई मैं ये सब लो नहीं ले सकता हूं, मेरी जिंदगी अच्छी है, तो उसने तुझे नीचे डाल दिया। और जब स्कल्प्टर मेरे पास आया ना, तो मैंने हजारों ऐसे ब्लो लिए, हजारों हथौड़े की चोट खाई, तब जाके आज मेरा लेवल इस लेवल पर पहुंच गया कि लोग मुझे मूर्ति मानकर पूज रहे हैं। लेट लाइफ चिजल यू, स्ट्रगल देने दो, बिकॉज लाइफ के अंदर जितने स्ट्रगल्स आते हैं वो हमेशा हमको और ज्यादा बेटर ही बनाते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट, द मोस्ट पावरफुल हाईएस्ट वर्क एथिक्स। सेकेंड, इंटेलिजेंट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। थर्ड, स्ट्रॉन्ग फाइट बैक एटीट्यूड। फोर्थ, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फॉर लाइफ। फिफ्थ, the most powerful one, converting your thoughts into action, converting your thoughts into action। आने वाली 5 से 10 मिनट मुझे बहुत ध्यान सुनिएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सभी लोगों के अंदर अभी इसी वक्त इतना पोटेंशियल और इतना नॉलेज है कि हम किसी को भी सलाह दे सकते हैं, राइट? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने हमारी लाइफ के अंदर एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि हम जब कोई सिचुएशन को फेस करने के लिए जाते हैं ना, तो सिचुएशन से पहले सब चीज डिसाइड करके रखते हैं कि भी क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है। लेकिन सिचुएशन खत्म होने के बाद अंदर से ये रियलाइज होता है कि यार मैंने जो सोचा था उससे तो मैंने कुछ किया ही नहीं, उल्टा सब कुछ उल्टा सीधा करके रहा है। मतलब कि सिचुएशन से पहले, बिफोर, आपको पता है कि आपको क्या करना है, और सिचुएशन के बाद में ये अफसोस होता है कि यार मैंने ये किया क्यों नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है, इसे कंटेंट सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब कि नॉलेज होने के बावजूद भी जब वो नॉलेज आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई ना कर सको, उसे कंटेंट सेंसिटिविटी कहते हैं। और आज ज्यादातर लोगों की लाइफ के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के अंदर अगर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि उनके अंदर जो कंटेंट सेंसिटिविटी का लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा हाई है। क्यों ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा बुक्स रीड करने के बावजूद, क्यों ऐसा होता है इतने ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर को अटेंड करने के बावजूद, क्यों ऐसा होता है कि इतने ज्यादा संत महात्माओं को सुनने के बावजूद भी हमारी लेवल ऑफ लाइफ सेम टू सेम ही रहती है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, हमारे अंदर कंटेंट तो बहुत है,
लेकिन कंटेंट सेंसिटिविटी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा लो है। इसके बारे में ऋग्वेदा के अंदर ऐसा कहा गया है, ऋग्वेद जो है उसके अंदर कहा गया है कि अगर एक इंसान अपनी कंटेंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहता है तो उसको हर रोज रात को सोने से पहले एक चीज करनी होगी। अगर ये चीज उसने गिन के 20 से 25 दिन की तो उसका जो कंटेंट सेंसिटिविटी लेवल है ना वो 50 टाइम्स ऊपर हो जाएगा। जानना चाहते हो? यस, ओके। सूर्यवेदा में ऐसे लिखा गया है कि जब आप रात को सोने के लिए जाओ उससे पहले जस्ट आप अपने पूरे दिन का ओवरव्यू कर दो, इंट्रोस्पेक्शन कर दो कि पूरे दिन के अंदर क्या किया। अब देखो एग्जैक्टली होता क्या है। लेट्स से आप रात को सोने के लिए गए, अब आपने इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू किया। ओके, सुबह 8 बजे उठे, 8 से 9 बजे क्या किया, बोले सब एक्टिविटीज जो भी थी, न्यूज़पेपर पढ़ना था, चाय वाय पीना था, पी लिया। 9 बजे क्या किया, ओके 9 बजे मैं बाथरूम के अंदर गया और वहां पर देखा कि जो टूथपेस्ट है ना उसका जो ढक्कन है ना वो दोनों खुला हुआ है। ढक्कन एक बाजू है, टूथपेस्ट एक बाजू है। और मैं जोर से चिल्लाया, क्या कर रहे हो, पता नहीं चलता, टूथपेस्ट यूज करते हो, कम से कम बटन तो बंद कर दिया करो। इंट्रोस्पेक्शन आपको बताता है कि यार अगर सुबह 9 बजे अगर मैंने गुस्सा नहीं किया होता ना तो शायद घर के अंदर 2-3 घंटे झगड़े कम होते। करना क्या था, सिर्फ बटन ही बंद करना था, राइट। लेकिन अगर एक बटन बंद करने से घर के अंदर अगर 3 घंटे झगड़े जो होते वो कम होते तो वर्थ है कि नहीं है, वर्थ है कि नहीं है, अग्री। लेकिन आप ऐसा बोलोगे मुझे कि साजन सब बात सही है लेकिन अगर मैं सीखूंगा नहीं तो वो लोग सीखेंगे कब, अग्री। मुझे एक लॉजिक समझाओ, अगर वो पूरी जिंदगी ना सीखे तो, अगर वो पूरी जिंदगी ना सीखे तो हर रोज चीखते अपना बीपी हाई हो जाएगा और एक टाइम हम ऊपर चले जाएंगे लेकिन वो नहीं सीखेंगे, राइट। तो क्यों ये सोचते हो कि वो सुधरेंगे, ये सीखेंगे, वो सीखेंगे। बटन ही बंद करना था ना, ढक्कन ही बंद करना था ना, कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। इंट्रोस्पेक्शन से आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है ना, जैसे छोटी छोटी चीजों के अंदर घर पे जो झगड़े होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। एग्जाम्पल, इधर जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं ओपन चैलेंज करके कहता हूं कि हमें कभी भी कोई भी इंसान प्रोवोक कर सकता है, मतलब गुस्सा दिला सकता है। लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से इधर एक कुत्ता है, एक डॉग है और मैं इधर खड़ा हूं। अब मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी है कि मैं कुत्ते को कभी भी भौंकने के लिए मजबूर कर सकता हूं। सिर्फ मुझे एक ही चीज करनी है और वो क्या करेगा, भौंकेगा, राइट। अब 2 मिनट के लिए ऐसे मैं घूम घूम के वापस आया और मैंने किया, वो क्या करेगा, फिर से भौंकेगा, जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं जानबूझकर उसको परेशान कर रहा हूं, अग्री, राइट। चलो 5 मिनट के बाद फिर से मैं वही जगह पर आया और मैं क्या करेगा, भौंकेगा, राइट। मुझे सिर्फ इतना बताओ, हम तो इंसान है ना, अगर कोई अलग इंसान, थर्ड पर्सन, उसका मन चाहे तब आपको प्रोवोक कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन उसकी जब इच्छा हुई कर दिया और अगर हम गुस्से हो गए तो हम क्या है वो आपको समझ जाने का। इतना सुनने के बाद भी जब ये प्रोग्राम खत्म होगा ना और तुम गाड़ी, एक्टिवा या बाइक लेके जब बाहर निकलोगे और रास्ते सब जा रहे होंगे, अभी सीखे ना, और बाई चांस किसी बाइक वाले ने ऐसे कट मार दिया, अगर कोई थर्ड पर्सन हमें अगर कोई भी टाइम पर अगर प्रोवोक कर सकता है, मुझे इतना पता है हम इंसान और हमारे अंदर बुद्धि है। इंट्रोस्पेक्शन से सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है।
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ऑटोमेटिकली आपको इंसान का जो सेकंड पर्सपेक्टिव है, जो आप कभी देख नहीं सकते, वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, कैन आई हैव, ओके मिल गया, जस्ट सेकंड। मेरे हाथ में एक चीज है, राइट? आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? कम ऑन, फ्रेम दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? कलर दिखाई दे रहा है, कुछ इधर कुछ इमेज दिखाई दे रहा है, कार्डबोर्ड दिखाई दे रहा है, अग्री सबको कार्डबोर्ड दिखाई दे रहा है। मैं बोल रहा हूं कि मुझे भगवान दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? कार्डबोर्ड दिखाई दे रहा है। मैं बोल रहा हूं ना, मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं। सच्चा कौन है, आप हो क्या मैं हूं? नहीं ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? शरीफ क्यों बनते हो? आपको क्या दिखाई दे रहा है? लेकिन मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं। सही कौन है? इतने इंटेलिजेंट हो तो घर पे अपने परिवार वालों को क्यों नहीं समझ पाते हो? बिलीव मी कि आप और मैं पूरी जिंदगी झगड़ सकते हैं एक टॉपिक पर कि आपको कार्डबोर्ड दिख रहा है और मुझे भगवान दिख रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन से और कुछ नहीं होता। ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ऐसे चेंज हो जाता है। अब बोलो क्या दिख रहा है? बोला था ना भगवान दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाट वी कॉल द इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन से लाइफ के अंदर उन हर एक लोगों की हमें वैल्यूज होना शुरू हो जाता है, जिन लोगों की कभी ना कभी हमने कोई वैल्यू नहीं की है। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। रात को सोने से पहले इंट्रोस्पेक्शन किया, ओके 11 बजे ऑफिस में बैठे थे, शाम को 6 बजे वापस घर पर आए। जैसे ही घर पर आए, हमारे मदर ने हमको एक कॉफी दिया और हमने कॉफी लिया और पी लिया। वो काम करने वाले नौकर है नहीं ना? एटलीस्ट थैंक यू तो बोल सकते हो ना? आप बोलोगे थैंक यू क्यों बोले? उनका तो हमेशा अच्छा ही होता है और उनका ड्यूटी है। जब कॉफी खराब होता है तो बुराई भी करते हो ना, तो कभी थैंक यू क्यों नहीं बोला? थिंग इज दैट कि हम जिंदगी का हमेशा सिर्फ एक पहलू देखते हैं, उसी वजह से लाइफ के अंदर हाईएस्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। कितने हस्बैंड वाइफ इधर ऐसे हैं जिनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं? हाथ ऊपर करो। वाह, दिल की बात टच कर दी। जितने लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया वो पक्का अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं, और जो लोग तालियां बजा रहे हैं वो हर रोज अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा दुखी है। अग्री करता हूं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ अप्रोच, वे ऑफ परसेप्शन अलग होते हैं। लेकिन अगर हर रोज सेम टू सेम टॉपिक पर झगड़ते रहोगे, उसे क्या सॉल्यूशन मिलेगा? कुछ नहीं ना। सिंपल मेथड देता हूं, उतना फॉलो करो, घर पे 50% झगड़े ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अभी हमें काम का टॉपिक अभी आया, बताओ ना क्या करना है। सिंपल मेथड करो कि हर महीने सिर्फ एक चीज करो। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक रूम के अंदर शांति से बैठो, दोनों एक एक पेज ले लो। ये पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, और कोई भी कपल्स एक दूसरे के साथ ये चीजें कर सकता है। कहना बहुत सिंपल है, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को एक पेपर दे दो और ऊपर एक टॉपिक लिखो, एक्सपेक्टेशंस, और 10 चीजें लिखो। मतलब हस्बैंड ये लिखेगा कि वो अपनी वाइफ से कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, और वाइफ ये लिखेगी कि हस्बैंड से वो कौन सी 10 चीजें हैं जो वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है। फिक्र मत करो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबके सब चीज पूरी करो। करना बहुत सिंपल है। दोनों एक्सपेक्टेशंस लिखने के बाद पेपर को शफल कर दो, और दोनों सिर्फ इतना ही टारगेट रखो
कि जो 10-10 चीजें लिखी है नेक्स्ट मंथ के अंदर, उसके अंदर से एटलीस्ट तीन चीजें आप रिलीजियसली करो। 7 चीजें नहीं करोगे चलेगा, बट सिर्फ 3 चीजें रिलीजियसली करो। होगा क्या? फर्स्ट मंथ 10 में से 7 होगा, सेकेंड मंथ 10 में से 4 होगा, और 6 महीने के बाद दोनों का अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ थिंकिंग इतने लेवल तक बढ़ता जाएगा और इतने लेवल तक बेटर हो जाएगा, बाद में घर में कोई भी प्रॉब्लम या छोटे मोटे झगड़े भी हुए तो दोनों परफेक्टली एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे। सेकेंड थिंग, जितने भी लोगों के अंदर, घर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें चलती है ना, एक सिंपल एक्सरसाइज करो। घर के अंदर एक बॉक्स रखो, बॉक्स। अब रूल इतना ही रखो कि जो घर में नेगेटिव वर्ड यूज करेगा उसको बॉक्स के अंदर 10 रुपए डालने के। अगर लेवल बहुत बड़ा है तो 100 रुपए डालने हैं, और उससे बड़ा है तो 1000 रुपए डालने, डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन। आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है 100 रुपए से? स्टार्टिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 100 की नोट जब 10 बार जाती है ना, तो रियलाइज होता है कि हम क्या है। और घर पे सिर्फ इतना टारगेट रखो कि जो जितना कम नेगेटिव बोलेगा, मंथ के एंड के अंदर ये जो सारा कलेक्शन होगा, वो सारा कलेक्शन उसके पास जाएगा। अभी इधर जितनी भी फीमेल्स बैठे हैं ना, वो बहुत स्मार्ट है। बोले हम तो कमाने जाते नहीं, हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं ना, शॉपिंग तो करते हो ना, राइट? उसका जो भी पैसा है उसके अंदर रिवर्ट कर दो। रिलीजियसली अगर आप कोई भी चीज करना चाहोगे तो रास्ता हमेशा निकलेगा, वरना हमेशा कोई ना कोई बहाने निकलेंगे, वो बात भी बहुत श्योर है, 101% श्योर। फर्स्ट, हाईएस्ट वर्क एथिक्स। सेकेंड, इंटेलिजेंट एफर्ट्स with right direction. Third, strong fight back attitude in life. Fourth, futuristic approach for life. Fifth, converting thoughts into action. मेरे पास कुछ 5 से 10 मिनट है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आखिरी 10 मिनट मेरी आपकी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। Above all these 5 things, एक चीज हमेशा याद रखना कि लाइफ के अंदर कोई भी चीज विदाउट एफर्ट्स हासिल नहीं हो सकती। लाइफ के अंदर कोई भी चीज विदाउट एफर्ट्स हासिल नहीं हो सकती। इनफैक्ट जब आप लाइफ के अंदर कोई भी इंसान को एफर्टलेसली परफॉर्म करता हुआ देखते हो, तो उतना याद रखना, उसे उस चीज को एफर्टलेसली परफॉर्म करने के लिए हजारों दिन के एफर्ट्स दिए हैं। जब आप देखते हो कि सचिन सुपर डुपर लेवल पर परफॉर्म कर रहा है, जब आप देखते हो कि जाकिर हुसैन एफर्टलेसली तबला पे कर रहा है, इतना याद रखना, उस चीज को एफर्टलेसली प्ले करने के लिए उसने अपनी जिंदगी के अंदर हजारों दिन के एफर्ट्स दिए हैं, तब जाके आज उसने अपनी लाइफ को एक ऐसे लेवल पर ले पाया है कि जब वो चीजों को एफर्टलेसली कर पा रहा है। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बस बातें करना बंद कर दो, बातें करना बंद कर दो। धोनी के पास ये बाइक है, सचिन ने ये किया था, शाहरुख खान का ये मूवी आया था। भाई तेरे को पता है इंडिया मैच जीत गई, अग्री, अपना कंट्री है, प्राउड फील होता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इंडिया मैच जीती, उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन क्या था? नथिंग, नथिंग। ये मत सोचो कि आपकी कंट्री आपके लिए कितना कर रही है, ये सोचो कि आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो। क्रिकेटर्स के लिए तालियां मत बजाओ, कुछ ऐसा करो कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि इंडिया को प्राउड फील हो, को नहीं यार यही वो इंसान है जिसके कारण आज मैं इस लेवल पर हूं। अगर सोच में दम होगा और अगर इरादे में कॉन्फिडेंस होगा तो लाइफ 100% चेंज होगी और रास्ता 100% निकलेगा। लेकिन अगर सोच के अंदर दम नहीं है, अगर सोच खोखली है, तो इरादे में कभी दम नहीं आ सकता। इतना याद रखना, जिस बच्चे को पेरेंट्स को सुबह उठाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, वो बच्चा कभी भी लाइफ के अंदर, स्कूल के अंदर टॉपर नहीं हो सकता। अगर आपको
एक्सरसाइज करने के लिए सुबह उठाना पड़ता है, तो इतना याद रखना, आप लाइफ के अंदर कभी भी फिट नहीं हो सकते। जब आपके पिताजी आपके साथ है तो सुबह 8 बजे ऑफिस पर पहुंच जाते हो, लेकिन बाई चांस पिताजी नहीं है तो दोपहर 2 बजे ऑफिस में पहुंचते हो। तो इतना याद रखना छोटा साहब, वो दिन भी दूर नहीं होगा जब आप कहोगे कि आज मेरी जो पूरी फैमिली का टर्नओवर है वो लाखों के अंदर है, मेरी वजह से पहले करोड़ों के अंदर था। जो समझ गए वो सब कुछ समझ गए, जो नहीं समझे वो घर पे जाके पक्का पोगो देखना। हम एग्जैक्टली उसी के लायक है देन, राइट? दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के अंदर उतना पोटेंशियल है कि हम अपनी जिंदगी को एक ऐसे लेवल पर जी सकते हैं जो एक आम इंसान सोच तक नहीं सकता। बस उस लाइफ को जीने के लिए अंदर से डिसाइड करना है कि यार आज के बाद एक ऐसी लाइफ जिएंगे जो हजारों लोगों के लिए एक मिसाल बने। आज के बाद एक ऐसी लाइफ जिएंगे जो हर रोज 100% कमिटमेंट और 100% पैशन वाली हो। आज के बाद एक ऐसी लाइफ जिएंगे कि खुद लाइफ को घमंडों के नहीं यार सही इंसान जी रहा है। आज के बाद एक ऐसी लाइफ जिएंगे और इतनी जबरदस्त तरीके से जिएंगे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जब अपनी आंख खुले ना तो ऊपर वो जो भगवान बैठे हो ना, वो एक टाइम तक सोच लेनी चाहिए कि यार सब काम साइड में रखो, ये उठ गया है, आज के दिन के अंदर जरूर कुछ ना कुछ जबरदस्त करेगा, चलो इसे देखते हैं। बस ऐसी लाइफ जीने का टारगेट रखो।